उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से नई जानकारी। तो आधे घंटे के लिए इस सफर में हम देश के पूर्वोत्तर राज्यों के सैर पर आपको लिए चलते हैं। आप पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्रकृति की सुंदरता और पारंपरिक विरासत को महसूस करेंगे। तो आइए चलें पूर्वोत्तर डायरी। तो आइए सबसे पहले नागालैंड की बात करें। भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संवर्धन परिषद रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और केटी ग्लोब को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए नागालैंड में करीब 10,000 नौकरियों के लिए मान लीजिए कि एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। एमएसएमई पीसीआई के अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा ने बताया कि ये परिषद 2 महत्वपूर्ण पहल शुरू करने जा रही है और इसमें खुदरा व्यापार गारंटी योजना है और किसान व्यापार गारंटी योजना है, जो कि इस वर्ष सितंबर या अक्टूबर के महीने तक सामने आ जाएंगे। इसका प्रारूप तय कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में पेट्रोल, तेल आदि का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और जनता को, प्रत्येक डीलर को पीओएल आवंटन के बारे में जानकारी दी गई है। इसलिए सभी डीलरों को चाहिए कि वो राज्य की जनता को पर्याप्त मात्रा में ये चीजें प्रदान करें और इस दिशा में कोई कानूनी बहाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त पीओएल आइटम होने के बावजूद जिन पेट्रोल पंपों ने पंप बंद किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो थी नागालैंड से जानकारी। और अब हम बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है। कैबिनेट ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है और इस योजना का परिव्यय 4,136 करोड़ रुपए है, जिसे 2024-25 से 2031-32 तक लागू किया जाएगा। ये जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान दी और कहा कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 15,000 मेगावाट की संचयी जल विद्युत क्षमता को समर्थन दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक्ट ईस्ट में विश्वास करते हैं। किसी जमाने में केवल लुक ईस्ट होता था, मोदी जी एक्ट ईस्ट में विश्वास करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे कनेक्टिविटी, बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग भी बहुत बड़ी। फॉर एग्जांपल रेलवे में 10,000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग कई वर्षों से नॉर्थ ईस्ट के लिए हो रही है। पूर्वोत्तर में करीब 62,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है और देश का लक्ष्य है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी और ये लक्ष्य तय करना है 2030 तक। तो इसके लिए पूर्वोत्तर के हाइड्रो का पूरा इस्तेमाल करना जरूरी है। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों को जो इक्विटी के लिए समर्थन चाहिए था, वो सपोर्ट इस योजना के इस फैसले से अवश्य मिलेगा। तो आज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए नॉर्थ ईस्ट में करीब 62,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है और देश का टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2030। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के हाइड्रो का पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो इक्विटी के लिए सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट इस प्रोजेक्ट से, इस फैसले से मिलेगा। इससे 4,136 करोड़ का ये टोटल सपोर्ट रहेगा। 4,136 करोड़ का टोटल सपोर्ट इस प्रोजेक्ट में इक्विटी सपोर्ट रहेगा। और जैसे स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत स्कोप है, लेकिन उनके पास इक्विटी नहीं होती थी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस तरह के इस फैसले से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इक्विटी इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा स्कोप बनेगा।
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के बजट में इस वर्ष को युवा वर्ष घोषित करने से न केवल खेलों के क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी प्रयासों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बीते सप्ताह ईटानगर के स्टेट बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह में मेधावी खिलाड़ियों को नकद प्रोत्साहन पुरस्कार देते हुए ये बात कही। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य के खेल और युवा मामले विभाग द्वारा किया गया था और उन्होंने कहा कि सांगे लाहदेन खेल अकादमी के अलावा राज्य में जल्द ही एक और खेल अकादमी खोली जाएगी और इसकी प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा राज्य में साहसिक खेलों की संभावनाओं पर जानकारी देते हुए श्री खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश 2027 में विश्व राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है और इससे अगले साल राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप की मेजबानी भी वो करेगा। और मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि इस वर्ष से राज्य में दिव्यांगजनों के लिए एक आयोजन किया जाएगा और इसके बाद 14 विभिन्न खेल विधाओं के 187 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इस अवसर पर नकद प्रोत्साहन राशि भी वितरित की गई। नागालैंड का हार्नबिल त्योहार आप जानते ही हैं, इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है और ये नागालैंड की जनजातियों के त्योहारों का एक बहुत बड़ा उत्सव है। ये त्योहार हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। Kisama Heritage Village houses all the tribes as per their location on the map of the state to enable the visitors to witness the house designs, attires and culinary of each tribe in one place. Kisama Heritage Village is located 14.5 kilometers away from the capital city, Kohima. राज्य के किसामा हेरिटेज गांव में सभी जनजातियों को इसमें रखा गया है ताकि जो आने वाले लोग हैं, जो पर्यटक हैं इसे देखने आएंगे, वो एक ही स्थान पर प्रत्येक जनजाति के डिजाइन, पोशाक और उनकी पाक कला, उनके व्यंजन, उन सब चीजों का आनंद एक ही जगह पर ले सके। नागालैंड का किसामा हेरिटेज गांव राजधानी कोहिमा से 14.5 किलोमीटर दूर स्थित है। हार्नबिल उत्सव एक तरह से नागालैंड के निर्माण को रंग और खुशी देने के लिए राज्य दिवस के जश्न का ही एक हिस्सा है और वहीं दूसरी तरफ राज्य की जनजातियों की जीवंतता, उनकी एकता की अभिव्यक्ति को स्वीकार करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है और इस अवसर पर विदेशी और घरेलू सैलानी दोनों ही तरह के जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनको ये उत्सव बहुत आकर्षित करता है। Hornbill Festival is part of the celebration of Nagaland Statehood Day to give colour and joy to the creation of the state on one hand, while on the other to acknowledge the vibrancy of the tribes of the state in its expression of oneness with the aim to attract tourists, both foreign and domestic. हार्नबिल उत्सव में हजारों की संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक और घरेलू पर्यटक आते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अपने प्रयास कर रही है ताकि वो पर्यटकों को सुविधाएं भी प्रदान करे और पर्यटक यहां आकर इस उत्सव का आनंद लें। इस वर्ष का हार्नबिल उत्सव बहुत विशेष है क्योंकि ये अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मनाएगा और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आयोजन स्थल में काफी बदलाव किए जा रहे हैं और सुविधाओं से इसे सुसज्जित किया जा रहा है। सांस्कृतिक समारोह आयोजित करने के लिए 7,000 पर्यटकों की क्षमता वाली एक बड़ी गैलरी निर्माणाधीन है। This year's Hornbill Festival is special as it will be celebrating its 25th year of its inception. A major facelift is being given at the venue to accommodate more visitors. Besides furnishing of various visitor amenities, a 7,000 capacity gallery is under construction for holding the cultural functions. This is Jonas Yantan from Akashvani, Kohima.
ईटानगर में गृह और अंतर्राज्यीय सीमा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने राज्य के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों और रणनीतिक पहलों पर चर्चा की। बैठक के दौरान श्री नातुंग ने बांग्लादेश में संकट के कारण अंतर्राज्यीय चेक गेटों पर बढ़ी हुई सतर्कता पर भी बातचीत की और इसमें सख्त इनर लाइन परमिट, ILP जांच और आधार एकीकरण के माध्यम से शरणार्थी घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। श्री नातुंग ने अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसके अलावा संशोधित TCL प्रस्ताव बुनियादी ढांचे, गतिशीलता और उपकरणों को बढ़ाने पर भी केंद्रित है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अरुणाचल प्रदेश के जैव विविधता मानचित्र के विमोचन की प्रशंसा करते हुए इसे राज्य की समृद्ध जैव विविधता को प्रदर्शित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बताया है। श्री पेमा खांडू ने कहा कि ये मानचित्र सूचित पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में सहायता करेगा, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए क्षेत्र के अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एशियाई और विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए रेफरी के रूप में प्रमाणित पहली भारतीय महिला बनने के लिए इम्बी लोलेन को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश से आने वाली लोलेन ने राज्य और देश को गौरवान्वित किया है। इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वर्ल्ड राफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष श्री डैनिलो बर्मास और भारतीय राफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष श्री SPS सिंकट से मुलाकात की और राज्य में वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाओं के बारे में उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित करने और वाटर स्पोर्ट्स के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश की विशाल नदियों का लाभ उठाने पर भी विस्तृत चर्चा की। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कत युग धरि आहिसे प्रकाशी समन्वयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कत युग धरि आहिसे प्रकाशी समन्वयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र कुदूर कन्न कुबजरे परा बार भूया आहिसिले केई बंशते शंकर देव इयाते जन्मिले। आइए अब चलते हैं असम। असम सरकार ने कहा है कि असम बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह से सील करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में बताया कि सीमा पर बाड़ लगाने से सीमा पार से अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि केवल 4 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा होना बाकी है। श्री बोरा ने सदन को बताया कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने बाड़ लगाने से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए थे, जिनका समाधान कर दिया गया है। और अब बात सिक्किम की। सिक्किम में ऐसी झीलों जहां उच्च जोखिम हो सकता है, वहां संवेदनशीलता का अध्ययन सिक्किम की एक बहुअनुशासनात्मक टीम करेगी। Glacial Lake Susceptibility Study and Community Outreach Expedition has begun in Mogan District, scheduled from August 20th to September 14th. This study focused on 5 high-risk glacial lakes: Khangchung-cho,
Gurudongmar Lake, ABC, and Shakucho. This initiative is led by the Sikkim State Disaster Management Authority (SSDMA) and the Department of Science and Technology. सिक्किम में 28 अगस्त से 14 सितंबर तक की अवधि के बीच राज्य के मंगन जिले में एक ग्लेशियर झील संवेदनशीलता अध्ययन और सामुदायिक आउटरीच अभियान शुरू किया गया है। ये अध्ययन 5 उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों पर केंद्रित है और ये हैं खांगचुंग चू, गुरु डोंगमार झील A, B, C और शाकुचू। इस पहल का नेतृत्व सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है और इसमें राज्य सरकार के 6 विभाग शामिल हैं। इसमें सिक्किम विश्वविद्यालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और केंद्रीय जल आयोग के विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस अभियान के लिए सहायता प्रदान कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव संदीप तांबे ने बताया कि सिक्किम ने 16 उच्च जोखिम वाली झीलों की पहचान की है। इनमें से 13 मंगन जिले में हैं और 3 ग्यालशिंग जिले में स्थित हैं। So, just to give you a quick glimpse of what we are going to do. So, we are going to do very high-tech studies to understand the geology of the lake, understand the glacier, understand the slope stability, understand the probability of avalanches and glaciers, understand the hydrology of the lake. So, and we are going to do it at a very high altitude elevation. So, we are going to do this at 18,000 feet. So, if you go another 11,000 feet, you will reach at the top of Everest. So, this is really a high altitude mission going to take place at 17,000 feet, 18,000 feet, and everything is challenging there just because of lack of oxygen, the high altitude, the frigid climate, and the lack of road access. Just even walking up a slope is a big challenge. So we are going to carry along with us lots of technical equipments to do like bathymetry study, geological study, glaciological study, hydrology study, slope stability study. All these studies we are going to do to understand the lake and the hazard it poses in a deeper manner. अध्ययन का उद्देश्य हिमनद झील विस्फोट बाढ़ के जोखिम का आकलन करना है। इसमें कमजोर डाउनस्ट्रीम समुदायों की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करने के लिए भूवैज्ञानिक आकलन और सामुदायिक सहभागिता की भी उतनी ही आवश्यकता होगी। So based on that, if we feel that the lake poses a real danger, we will plan the mitigation. And once the mitigation plan is approved, we can reduce the hazard from the lake by reducing the level of water. Yeah, so we are taking support from central government agencies like Central Water Commission, Geological Survey of India, Sikkim University. So these are the central agencies who are joining hands with us. And at the same time, we have very experienced scientists who are glaciologists, geologists, hydrologists from Sikkim government who are also joining us. So I'm very confident that it's an integrated team with central experts and state experts. So I'm sure that we will be able to do all these studies because we have done these studies in the past. The study aims to assess the risks of glacial lake outburst, flood, gulf. It will include geological assessment and community engagement to develop measures for safeguarding vulnerable downstream communities. Dilip Ramdulal, Akashvani News, Gangtok. मणिपुर में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शुक्रवार को मोइरांग में INA युद्ध स्मारक परिसर और INA मुख्यालय स्मारक स्थलों का दौरा किया। राज्यपाल ने INA युद्ध स्मारक के संग्रहालय, पुस्तकालय, युद्ध फोटो गैलरी और प्रतिकृति गैलरी का दौरा किया। उन्होंने मोइरांग की इमारत का भी दौरा किया, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान INA मुख्यालय के रूप में किया गया था। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और कई जिंदगियों का बलिदान देने के बाद भारत को आजादी मिली। युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। श्री आचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार पर्यटन उद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मणिपुर की लोकटक झील सहित भारत में कई झीलों का विकास कर रही है।
इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इस सप्ताह असम के चिरांग जिले में राज्य और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की है। सिराराखोंग मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से सिराराखोंग हाथई के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ मणिपुर के उखरुल जिले के सिराराखोंग गांव में ही उगाई जाती है। यह गांव राजधानी इम्फाल से लगभग 67 किलोमीटर दूर है। लगभग 300 घरों वाले इस पहाड़ी गांव में ज्यादातर मिर्च की खेती होती है और सिर्फ इसी गांव में उगाई जाने वाली अनोखी मिर्च राज्य के दूसरे हिस्सों और राज्य के बाहर भी चर्चा का विषय रहती है। ग्रामीणों ने हमें बताया कि एक कहावत है कि सिराराखोंग मिर्च या सिराराखोंग हाथई सिर्फ उनके गांव में ही पाई और उगाई जाती है और कहा है कि मिर्च का पौधा भगवान का एक उपहार है। कृषि वैज्ञानिकों ने टिप्पणी की कि सिराराखोंग गांव अपनी ऊंचाई और जलवायु परिस्थितियों के लिहाज से सिराराखोंग मिर्च के लिए उपयुक्त है और मिर्च को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई वर्षों से सिराराखोंग हाथई महोत्सव शुरू किया गया है। महोत्सव शुरू होने के बाद से उत्पादन बढ़ गई है और यह मिर्च दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई है। अब सिराराखोंग मिर्च अमेज़न सहित अधिकांश ऑनलाइन दुकानों में उपलब्ध है। इस वर्ष 13वां सिराराखोंग हाथई महोत्सव सिराराखोंग गांव में 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था और शुक्रवार को महोत्सव का समापन हुआ। यह राज्य सरकार के माध्यम से उत्तर पूर्वी परिषद के प्रयोजन के अंतर्गत सिराराखोंग हाथई संवर्धन समिति द्वारा आयोजित किया गया था। आकाशवाणी समाचार पूर्वोत्तरदारी के साथ बातचीत करते समय महोत्सव आयोजन समिति के सचिव श्री इजारा जिमिंग ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महोत्सव के दौरान लगभग 30 टन सिराराखोंग मिर्च का उत्पादन किया गया है। उन्होंने कहा, Sirarkhong Hatay Panit has been celebrating since 2009 to celebrate the God-given gift Hatay, a native to Sirarkhong village. The Sirarkhong Hatay has earned a geographical indication in the year 2021. However, due to some error on the certificate issued by the concerned department, the Hatay Panit was put on hold for 4 years until we rectified the error this year. Nonetheless, over the years, the Sirarkhong Hatay Panit has gained popularity in Manipur and beyond. The 2-day festival of Sirarkhong Hatay Panit has successfully concluded on Friday, August 30, with august presence from various stakeholders, experts, and most importantly, the farmers. This year, around 2,310 kgs were sold, generating a revenue of rupees 2,31,000. With the success of this year's Panit, the villagers reaffirmed to protect and preserve the indigenous crop and scale up the production through sustainable farming. Therefore, I urge all stakeholders and the concerned departments to collaborate in preserving the unique feature of this farming practice and ensuring its sustainability. 2 दिवसीय सिराराखोंग हाथई महोत्सव में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य और संगीत प्रस्तुत किया गया। राज्य के विभिन्न भागों से खरीदारियों ने इस विशेष मिर्च को घरेलू उपयोग तथा व्यापार के लिए खरीदने इस महोत्सव में भाग लिया। आकाशवाणी समाचार के पूर्वोत्तरदारी के लिए बात त्रिपुरा की। त्रिपुरा सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है, जबकि अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम सबसे अधिक प्रभावित स्थानों का मौके पर आकलन कर रही है। एक रिपोर्ट। अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम ने गोमती और दक्षिण त्रिपुरा जिलों में हुए नुकसान का मौके पर आकलन शुरू कर दिया है। कल वह खोवाई और सिपाहीजला जिलों का दौरा करेगी। अब तक इस आपदा में 32 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच बाढ़ के पानी ने जल संसाधनों को प्रदूषित कर दिया है और इसलिए जल जनित बीमारी फैलने का खतरा अधिक है। स्वास्थ्य विभाग लगातार स्वास्थ्य शिविर चला रहा है। इसके अलावा पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जल जनित बीमारियों के खतरे को कम करने और कचरे का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं एसओपी जारी की है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीसी जोशी के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल बाढ़ की विनाशकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए त्रिपुरा के दौरे पर गया। इस दल में कृषि, वित्त, जलशक्ति, ग्रामीण विकास तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों के अधिकारी शामिल थे। त्रिपुरा के राजस्व सचिव ब्रजेश पांडे ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित 72,000 से अधिक लोगों ने राज्य के 492 राहत शिविरों में शरण ली। इनमें से 50,000 से अधिक लोगों ने गोमती जिले में लगाए गए अस्थायी शिविरों में शरण ली हुई है। जिला प्रशासन इन शिविरों में खाना, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं सहित राहत सामग्री का वितरण कर रहा है। श्री पांडे ने बताया कि गोमती और सिपाहीजाला जिलों में राज्य आपदा मोचन बल के 6 दल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 5 दल राहत कार्यों में जुटे रहे। इसके अलावा नागरिक रक्षा और आपदा मित्र के करीब 500 स्वयंसेवकों ने भी राहत सामग्री का वितरण किया। उन्होंने बताया कि बाढ़ में करीब 31 लोग जान गंवा चुके हैं, 2 व्यक्ति घायल हैं और 1 लापता व्यक्ति है जिसकी तलाश की जा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने बाढ़ के कारण सड़कों, पुलों और छोटी पुलियाओं की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। नागालैंड विधानसभा का 5वां सत्र इस सप्ताह मंगलवार से शुरू हुआ और ये 2 दिन चला। इस सत्र में सार्वजनिक महत्व के कई मुद्दों पर, कई विषयों पर चर्चा की गई। पूर्वोत्तर का समूचा इलाका हवाई, सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है। कोई भी जगह अब दूर नहीं। तो परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर राज्यों को अवश्य ही देखें और आनंद लें। पूर्वोत्तर में आप अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और कौशल को देखेंगे और इसे महसूस करेंगे। तो अपने देश को देखिए और जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर। अब आपसे अनुमति लेने का समय आ पहुंचा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। इसके साथ ही अब अगले रविवार आपसे मुलाकात होगी। इस वादे के साथ हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।